नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत पा चुके हैं और ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल पा चुके हैं। हालांकि उस ट्रायल कोर्ट के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन आज सीबीआई मामले में ही हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और एन हरिहरन। तो दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से आज कोर्ट में पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह। दोनों के बीच लगातार दलीलों का दौर चला। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, उसके बाद सीबीआई की ओर से सबमिशन दिया गया, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने रिजॉइंडर दिया और फाइनली ये हुआ कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। साथ ही अंतरिम जमानत पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और ये कहा है कि बेल पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। लेकिन जब फैसला सुरक्षित रखा गया, उससे पहले सीबीआई और अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जबरदस्त बहस देखने के लिए मिली और बीच में हमने देखा कि कोर्ट की ओर से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी थे जो बार बार ये पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो गिरफ्तारी हुई है सीबीआई की ओर से अरविंद केजरीवाल की, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये दरअसल इंश्योरेंस अरेस्ट हुआ है, क्योंकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले ही रिहाई मिल चुकी है। लेकिन कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए, इस वजह से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो भी तब जब सीबीआई 2 साल पहले एफआईआर दर्ज करती है और उसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाती। उसके बाद 1 साल बाद अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजती है, समन भेजती है, पूछताछ के लिए बुलाती है। 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल 9 घंटे पूछताछ का सामना करते हैं सीबीआई मुख्यालय में और उसके बाद से लेकर अब तक सीबीआई जो है वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई नोटिस नहीं भेजती, कोई समन नहीं भेजती, कोई पूछताछ नहीं करती, कोई क्वेश्चनिंग नहीं करती। और फिर अचानक सीबीआई जो है वो एक्टिव हो जाती है तब जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी मामले में नियमित बेल मिल गई। तो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से बार बार कोर्ट में ये कहा गया कि अरेस्ट की जरूरत क्या थी। अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में थे। अगर सीबीआई को इंटेरोगेट करना था अरविंद केजरीवाल को तो जुडिशियल कस्टडी में आराम से कर सकती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सीबीआई को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी अरविंद केजरीवाल को? ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जरूरत क्या थी। और ये भी कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि आपको जो सीक्वेंस है पूरा सीबीआई के एक्शन का, उस पर भी गौर करना होगा। तो दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ये जो कथित शराब घोटाला मामला है इसके मुख्य साजिशकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और तमाम फैसले लेते हैं। और उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने सवाल के गोलमाल जवाब दिए, वो सवालों के ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे, वो सवालों को एक तरीके से टालने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी कहा गया कि हमने ट्रायल कोर्ट में सीडी प्रोड्यूस की थी कि अरविंद केजरीवाल किस तरह का कंडक्ट दिखा रहे थे जब उनसे पूछताछ हुई और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे थे। कॉपरेशन का भी जिक्र किया कि कॉपरेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तमाम बातें जो हैं सीबीआई की ओर से की गई। आपको अब हम दलीलें बताते हैं कि मुख्य दलीलें आज की हियरिंग में क्या कुछ दी गई और जज नीना कृष्णा बंसल ने क्या कुछ कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, आतंकवादी नहीं। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में पूछताछ के लिए आवेदन दिया, आवेदन स्वीकार कर लिया गया, नोटिस भी नहीं भेजा गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण बताया गया है कि वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। ट्रायल कोर्ट को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। इसका आधार क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन क्या माय लॉर्ड कहेंगे कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए? आर्टिकल 22 और 23 क्या क्या होगा?
ये एक सामान्य कानून है, कोई स्पेशल कानून नहीं है। आप स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। सीबीआई के दस्तावेज की कोई कॉपी मुझे नहीं दी गई, कस्टडी के दौरान पूछताछ की जानकारी दी गई थी, कोई नोटिस नहीं दिया गया, मामले को लेकर हमारी बात नहीं सुनी गई। ट्रायल कोर्ट ने 4 दिन पहले ही मुझे पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी थी। 3 दिन पहले इमरान खान रिहा हुए, सबने अखबार में पढ़ा। उन्हें एक मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। जिस दिन सीबीआई ने एप्लीकेशन लगाई उसी दिन ट्रायल कोर्ट ने पूछताछ की अनुमति दे दी, बिना हमें बताए अनुमति दे दी गई। ये कोई पोस्ट ऑफिस सिस्टम नहीं है। अगले दिन एक और एप्लीकेशन दी गई जिसमें अरेस्ट करने की अनुमति मांगी गई। हैरानी की बात यह है कि एप्लीकेशन में ही धारा 160 का जिक्र कर दिया गया। केजरीवाल अचानक आरोपी बन गए। ये कैसे, कब हो गया, कुछ नहीं बताया गया। मामले में नया सबूत क्या है? मगुंटा रेड्डी का स्टेटमेंट पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया था। ये हुक और क्रुक अरेस्ट है। अरेस्ट करना ही क्यों है? क्या ये सबसे महत्वपूर्ण है? केजरीवाल पहले से ही जेल में थे, आप पूछताछ कर सकते थे, आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक अतिरिक्त अरेस्ट है ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट की तरह है। ये चाहते हैं कि केजरीवाल जेल के बाहर ना आए, इसलिए दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में देरी होने पर हमने अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने कहा है कि वो अपना पक्ष आज रखेंगे। अगर वो समय लेते हैं तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जिसके बाद सीबीआई की ओर से ये कहा गया कि हम आज ही अपनी दलीलें पूरी करेंगे, लेकिन अगर दलीलें देते देते 4 बज जाएं तो कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए कोई और तारीख भी दे सकता है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को 3 बार जमानत मिली है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से, 1 बार ट्रायल कोर्ट से। अगर आपको मामले में कुछ ठोस नहीं मिल जाता तो फिर हमारा बेल मांगने में क्या गलत है? 5 बार ऐसा हो चुका है जब केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 के नीचे हो चुका है। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर सीबीआई ने कहा कि ये कौन तय करेगा कि जांच कैसे की जाती है? केजरीवाल या उनके वकील तय नहीं करेंगे। सिंघवी कहते हैं कि केजरीवाल की पूछताछ 9 घंटे तक चली। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। इस सब के दौरान सीबीआई ऑफिस के सामने भारी भीड़ थी। सीबीआई को ये तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। केस में शुरुआत में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी क्योंकि सब आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था। कुछ चीजें हमारे सामने आई, लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि वो सीएम है। ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस कोर्ट में लगातार याचिकाएं लगाई गई। अभी तक किसी अदालत ने ये नहीं कहा है कि सीबीआई अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर कानून का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी। वो ईडी मामले में जमानत पर बाहर आए थे। हम उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर सकते थे। एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने इंतजार करना ज्यादा सही समझा। इसके बाद जस्टिस नीना ने पूछा, अंतरिम जमानत वाला ईडी का मामला था, आप सीबीआई की बात कीजिए। फिर सीबीआई ने कहा कि ईडी मामले में उनकी जमानत पर रोक का आदेश 25 जून को सुनाया जाना था। ये आदेश आने के बाद ही हमने उन्हें गिरफ्तार किया। हम चाहते तो उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के पहले गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हमने तभी गिरफ्तार किया जब इस अदालत ने उस मामले पर रोक लगा दी थी। पहला आदेश चुनाव के लिए था। क्या वो कह सकते हैं कि मेरिट पर था? ये हमारी न्याय व्यवस्था की ताकत को दर्शाता है कि चुनाव के लिए जमानत दे दी गई। ये दर्शाता है कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, जैसा कि उन्होंने तर्क दिया है। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि अधिक कठोर मामलों में 3 रिहाई आदेश दिए गए हैं। आइए उन आदेशों को पढ़ें और देखें कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर जज नीना ने कहा कि ये मामला पीएमएलए का नहीं है। उन्होंने धारा 41 और धारा 41A का आधार उठाया है। कृपया अपने आप को वहीं तक सीमित रखें। ठीक है, पहली जमानत सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेने के लिए थी, लेकिन दूसरी और तीसरी मेरिट के आधार पर थी। डीपी सिंह ने कहा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट के दूसरे आदेश पर इस अदालत ने रोक लगा दी है। संदेह कोई चीज नहीं है जिसे धारा 19 पीएमएलए में माना जाता है, लेकिन इसे आईपीसी और सीआरपीसी में गिरफ्तारी के लिए माना जाता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ धारा 19 पीएमएलए से निपटा है। फिर इसके बाद जस्टिस नीना ने ये कहा कि उनका सवाल है कि आपके पास जनवरी से ही सबूत थे, तो आपने उन्हें 6 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? फिर सीबीआई ने कहा कि सीबीआई सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है, जबकि धारा 19 पीएमएलए के तहत सीमा इतनी अधिक है कि गिरफ्तारी तब हो सकती है जब ये दिखाने के लिए सबूत हो कि अपराध का वो दोषी है। अगर हमारे पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त वजह है, कारण है, तो हम गिरफ्तारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी और पीएमएलए में 2 अलग अलग पैरामीटर्स हैं
और उन्हें बराबर नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी जांच के उद्देश्य से गिरफ्तारी की अनुमति देती है। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं जो कह सकती हूँ वो ये है कि धारा 19 पीएमएलए की शर्तें सीआरपीसी से ऊपर हैं। फिर सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील वहां थे और इस पर बहस हुई थी। केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में केस डायरी के बारे में कुछ भी दर्ज नहीं है। और फिर उसके बाद सीबीआई ने अदालत को वो दिखाया भी। सीबीआई ने यह भी कहा कि जो कुछ था वो कोर्ट को दिया गया, दिखा दिया गया। हमने ये नहीं कहा कि हम जो कह रहे हैं वो उससे सहमत नहीं है। सहयोग यह है कि कई चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक नहीं है। संविधान के तहत सुरक्षा आत्म दोषारोपण के विरुद्ध है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या वो बैठक में थे तो उन्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा। हमने उनसे पूछा कि शराब कारोबार का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण करने का फैसला, आइडिया, विचार किसका था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आइडिया नहीं था। वो अपने अलावा हर किसी को दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं। वो सीएम हैं। हमने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा कि कोई जानकारी उनके पास नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। सवाल ये है कि कौन जांच को प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है। ये वही आदमी है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा सीबीआई ने ये कि ये वही आदमी है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री थी। उसे गिरफ्तार करने का सही समय यही था। जांच को रोकने की कोशिश की गई। पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी नहीं मिली। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील कहते हैं वाह। और फिर सीबीआई कहती है कि मेरी आत्मनिष्ठा पुलिस जैसी नहीं है। सीबीआई में निर्णय अधिकारियों की द्वारा लिया जाता है। निचली अदालत समय के प्रति सचेत है, लेकिन अदालत का कहना है कि गिरफ्तारी की सामग्री और औचित्य मौजूद है। अदालत हिरासत में पूछताछ की अनुमति देती है। हमने न्यायिक जांच पास कर ली है। गिरफ्तारी वैध है या नहीं ये कौन देखता है। मेरी पहली परीक्षा अदालत में होती है। जब उसे पेश किया जाता है मैंने वो परीक्षा पास कर ली। गिरफ्तारी के लिए मुझे सिर्फ एक राय बनानी है और अदालत तय करेगी कि वो राय सही है या नहीं। हमारे सवाल स्वयं दोषारोपण करने वाले सवाल नहीं हैं। वो कह सकते हैं कि वो जवाब नहीं देना चाहते, वो चुप्पी साध सकते हैं, लेकिन उनके जवाब दस्तावेजी सबूतों के विपरीत नहीं हो सकते। हमारे सवाल ये बताने के लिए रेलेवेंट हैं कि कोई साजिश थी या फिर नहीं थी। हमारे सवाल स्वयं दोषारोपण करने वाले सवाल नहीं हैं। वो ये कह सकते हैं कि वो जवाब नहीं देना चाहते हैं या फिर वो चुप्पी साध सकते हैं। ये देश का कानून नहीं है कि मुझे ये दिखाना पड़े कि वो गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं या कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हमने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी का पूरा आधार दिया गया है और उन्होंने रिमांड के खिलाफ तर्क दिया है। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक गैरकानूनी की रिट और दूसरी जमानत। मैंने बताया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत याचिका भी जरूरी है। अगर मैंने इस अदालत को आश्वस्त कर दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं थी, तभी हम जमानत पर जाएंगे, क्योंकि अगर गिरफ्तारी अवैध है तो उसे अपने आप जमानत मिल जाती है। जमानत के पैरामीटर गिरफ्तारी से अलग होंगे। जमानत के लिए सभी विवरणों में जाना होगा। हम आरोप पत्र भी दाखिल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सिंघवी जी कुछ हद तक आपको अपराध की प्रकृति में जाना होगा। फिर सिंघवी ने कहा कि मेरा निवेदन ये है कि सीबीआई की रणनीति देरी की है, सिर्फ इसलिए कि मेरा दोस्त कहता है कि वो जमानत पर बहस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जमानत पर बहस करने से इनकार करने का आपका आधिपत्य बाध्य नहीं है। आप दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख सकते हैं और आज़ादी का मामला है। मामलों के तथ्य वही हैं। अगर आप तय करते हैं कि गिरफ्तारी अवैध है तो जमानत की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि गिरफ्तारी वैध है तो जमानत का फैसला आपको करना होगा। अगर कोई वैधानिक निर्णय लेना है तो केजरीवाल का इससे क्या लेना देना है। उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। मैं जोर देकर कहता हूं कि अंतरिम जमानत दी जाए। फिर कोर्ट ने कहा कि जमानत मामले में अंतरिम जमानत पर जो दलीलें सुनी गई हैं, ये मुझे एक छोटी सी खिड़की भी देता है। नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। और फिर कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा जाता है और जो उनकी याचिका थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब बेल पर जो हियरिंग है वो 29 जुलाई को होगी। तो 29 जुलाई तो अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके अलावा जो फैसले अब हाईकोर्ट से आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल पर और इस
पिटीशन पर जिसमें उन्होंने अरेस्ट को चैलेंज किया है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल की पिटीशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि ये जो सीबीआई द्वारा अरेस्ट अरविंद केजरीवाल को किया गया है वो अरेस्ट जो है वो इलीगल है, तो ये बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए हो जाएगी। और क्योंकि ईडी वाले मामले में ऑलरेडी उनको बेल मिल चुकी है, रेगुलर बेल मिल चुकी है ट्रायल कोर्ट से और इंटरिम बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे में अगर सीबीआई मैटर में अरविंद केजरीवाल को रिलीफ मिलता है हाई कोर्ट से तो वो तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरी सिचुएशन को देखें, अगर अरविंद केजरीवाल को झटका लगता है दिल्ली हाई कोर्ट से, जिस तरीके से अपील की है सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज किया जाए, उनको कोई जमानत ना दी जाए, अगर सीबीआई की अपील मान लेता है हाई कोर्ट और उन्हें कोई राहत नहीं देता है और सीबीआई के अरेस्ट को, सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध मानता है, तो ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है और उन्हें फिर उसके बाद जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय ही। तो आने वाले समय में जब हाईकोर्ट से फैसला सामने आएगा तभी पता चलेगा कि केजरीवाल के लिए क्या खबर आ रही है हाईकोर्ट से, उनके लिए कोई राहत की खबर है या आफत की खबर है। लेकिन अभी खबर पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सस्पेंस से पहले क्या कुछ हुआ वो हमने आपको डिटेल में बताया। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।